जोधपुर का ये महल सिर्फ शान और शौकत के लिए नहीं था, बल्कि इस शहर और यहाँ के लोगों के सर्वाइवल के लिए बना था। आज जिसे हम ब्लू सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, 1920 में ये शहर ड्राउट से जूझ रहा था। लोगों के पास काम नहीं था। तब महाराजा उम्मेद सिंह जी ने एक फैसला लिया, एक महल बनाया और लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसी तरह चित्तर के पहाड़ियों पर बना उम्मेद भवन पैलेस। 14 साल, 3000 लोग और लगभग 1 करोड़ रुपए लगे इस महल को बनाने में। यह है इंडिया का आखिरी रॉयल पैलेस, जो इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले कंप्लीट हुआ। 26 एकड़ में फैला हुआ 300 से ज्यादा कमरे, 4850 स्क्वायर फीट के महाराजा और महारानी के चेम्बर्स, टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, रॉयल लिफ्ट्स, हंटिंग ट्रॉफीज, विंटेज क्लॉक्स, तलवारें, विंटेज म्यूजिक सिस्टम्स, रॉयल पोशाक और क्लासिक विंटेज कार्स। और ये सब कुछ 1943 के दौर का है और आज भी ऐसे ही प्रिजर्व किया गया है। ये महल सिर्फ हिस्ट्री नहीं, घर है महाराजा गज सिंह जी द्वितीय का, जहां लोग उन्हें प्यार से बाप जी हुकुम बुलाते हैं। दुनिया की सबसे अफ्लुएंट रॉयल डायनेस्टीज में से एक, जिसका नेटवर्थ 22,000 करोड़ से ज्यादा माना जाता है। इस पैलेस और उसकी कहानी का ट्रू स्केल कैप्चर करने के लिए मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। Come back in. उम्मेद भवन पैलेस, इंडिया का सबसे यंग रॉयल पैलेस कॉम्प्लेक्स। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हो, ये महल 3 हिस्सों में बटा हुआ मिलता है, जनाना, मर्दाना और रॉयल विंग। (1943) में महाराजा उम्मेद सिंह जी ने इस महल को अपने विजन से बनाया और इसी रॉयल विंग में अपना घर बसाया। तो ये है महाराजा उम्मेद सिंह जी और महारानी बदन कमर जी के 4850 स्क्वायर फीट के अपने अपने रॉयल चेम्बर्स हैं, जैसा उन्होंने बनाया था और जहाँ उस दौर में रहते थे, बिल्कुल वैसे ही प्रिजर्व है। ये चेम्बर महाराजा के लाइफस्टाइल की झलक हर कोने में देता है। इस कमरे में एक ऐसी चीज है जो पहली नजर में समझ ही नहीं आती। एक सिंपल सा शीशा, या शायद कुछ और। ये शीशा नहीं है, ये एक्चुअली एक हिडन बार है और इसी तरह महल के हर कोने में रॉयल लाइफस्टाइल नजर आता है। एनिमल प्रिंट फर्निशिंग्स, वॉल पेंटिंग्स, विंटेज म्यूजिक सिस्टम्स, स्टेफान नॉबलिन की पेंटिंग्स सिर्फ डेकोर नहीं लगते, एक पूरा रॉयल लाइफस्टाइल फील होता है।
और फिर आता है एक ऐसा चेंबर जो इस पैलेस का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 5000 स्क्वायर फुट। महारानी बदन कन्वर जी के लिए बना एक ऐसा स्पेस जहां हर डिटेल में उनकी रॉयल चॉइसेस झलकती है। और एंट्री पे रखी ये तिजोरी बस एक झलक है कि अंदर क्या क्या होगा। इसी तिजोरी में रखी जाती थी महारानी की ज्वेलरी, सोने चांदी की जरी से बनी हुई पोशाक और उनके पर्सनल वैल्यूएबल्स। और जैसे ही आप अंदर बैठते हो, सबसे पहले जो चीज नोटिस होती है वो है एक कामिंग पिंक टोन। महारानी चेंबर को उस वक्त एक सॉफ्ट पिंक टोन में डिजाइन किया गया था। पिंक सिंगल कट मार्बल बाथटब, सोफाज, कवर्स, बेडशीट से लेकर मार्बल वॉल्स तक। एक प्राइवेट किचन भी था जिससे एक लिफ्ट डायरेक्टली बाहर से कनेक्ट करती थी, ताकि सर्विस सीमलेस रहे बिना इस प्राइवेट स्पेस को डिस्टर्ब किए। तो ये था महल का सबसे पर्सनल स्पेस। आगे बढ़ते ही टोन बिल्कुल बदल जाता है। ये है पाम कोर्ट, जहां ये पैलेस वेस्टर्न डिजाइन में शिफ्ट हो जाता है। क्लीन लाइंस, परफेक्ट सिमेट्री, प्योर आर्ट डेको इन्फ्लुएंस। इस प्रिसिजन को कैप्चर करने के लिए मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। इसका हॉरिजॉन्टल लॉक फ्रेम को परफेक्टली लेवल रखता है, सो हर लाइन, हर सिमेट्री एग्जैक्टली वैसे ही कैप्चर होती है। महाराजा उम्मेद सिंह जी को विंटेज का स्काई शौक था, और यहां समझ आता है रॉयल्टी यहां रुकती नहीं, मूव करती थी। हर कार एक स्टेटमेंट थी, स्पीड भी रॉयल थी और शान भी। 1930s and 40s के रेयर मॉडल्स, रोल्स रॉयस, कैडिलैक सीरीज एंड लिंकन, ये सारी गाड़ियां एक्सटेंशन है उनकी पर्सनैलिटी की, और अब ये यहाँ म्यूजियम में रखी गई हैं। अंदर बैठ तो नहीं सकती हूँ, लेकिन फीलिंग ही रिक्रिएट कर लेती हूँ। लेट मी ट्राई सम। सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के फोटो असिस्ट के साथ मैं खुद को इस कार के अंदर इमेजिन करती हूँ। वाओ, दिस एक्चुअली फील्स रियल। जैसे एक मोमेंट के लिए मैं भी इस रॉयल वर्ल्ड का हिस्सा बन गई हूँ। महाराज उम्मेद सिंह जी के बाद लेगेसी गए उनके बेटे महाराजा हनवंत सिंह जी को। लेकिन 1952 में महाराजा हनुमंत सिंह जी का एक प्लेन क्रैश में देहांत हुआ, और उसके बाद सिर्फ 4 साल की उम्र में 1953 से महाराजा गद सिंह II ने ये पैलेस, ये लेगेसी और ये जिम्मेदारी संभाली, और तब से लेकर आज तक वो इस विरासत को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज महाराजा गद सिंह II और उनका परिवार इसी पैलेस में रहता है। ज़नाना विंग उनका प्राइवेट रेसिडेंस है। Yes, I did. It's a pleasure to be here and an honor also to meet you. It's such a pleasure and an honor to be in your presence. You've grown up in the palace, so life here, was it extraordinary for you? This was home. I was born here.
and I grew up here with the extended family. My grandmother lived here and my uncles, and they were all together. And that was how life was. Simple foods. My grandmother's cooking. She used to cook kata, Rajasthani kata, meat, cultured meat. And that she would get somebody else to do, but she would supervise. So, do you recall when you first became aware about the scale and history of this palace? I think it was after my father passed away and my Raj Tilak, and I was told that my father has gone away for a long time and I have to assume more responsibility. That's when I knew things had changed. So I looked at things differently, and then I realized that what a large legacy there was. It's a huge responsibility to take on, and you took that responsibility at the age of 4. The age of 4, but I was conditioned by my mother, values of life, my grandmother, connection with the people and the land. And so basically I grew into the position. What was the significance of the attire or the dressing in the royal household? You see all these portraits. I think they're very fond of dressing up, and I think the attire demonstrated a sense of sovereignty, sense of power, but at the same time it was fashion. And so it evolved with time. And in Jodhpur, for instance, the entire, what you see now, people wearing, now called another jacket, but that's Jodhpur. Yes, Bandgala short with the breeches. Yes. Jodhpur's, the short boot and the turban. That entirely is a Jodhpur creation, which has been widely adopted by most people. So I think attire was also imitated a sense of status. That's why we had elaborate headgear and jewelry and so on. But that changes over time. There is we have this head ornament on the turban, Yes. Sarpesh, Sarpesh. which was worn by my grandfather. And he's wearing it in that picture. That one, yes. So that is something that's come down the line, and important symbol with the wings of the cheel. The cheel is our emblem on the crest. Lovely. So polo has been long associated with the House of Marwar. Indeed. So how do you take that culture and tradition forward of the sport? It's very much part of the legacy. I've grown up with stories of it. Unfortunately, I never played polo because when I was growing up, everything had finished. Oh. And the horses were not there. It was after the war, and then independence, and the states became part of the republic. And the states had been the sponsors of polo. So all that had finished. But I knew when the stories I'd heard, the photographs I'd seen, that it was very much part of Jodhpur's legacy. So when I came back from England, I was determined to revive it. Polo started here in 1880s when the Jodhpur Lancers were founded. I mean, they were not founded, they were there, but they were modernized. And a British officer was asked to come and train them. And he brought with him polo. So as part of their activity, they were taught to play polo as well. And then Jodhpur produced a very fine polo team. And the first polo team went to England in Queen Victoria's Jubilees in the 1890s and performed very well. And from there on, right up to the mid-20s, 1925, when my grandfather took a team, Jodhpur ruled supreme. And subsequently, the Jodhpur team was merged with the Jaipur team when Jaipur became son-in-law. And thereafter, Jaipur took over when my grandfather stopped playing. So it's very much part of it. A lot of good players came from Jodhpur. And most of the state teams had Jodhpur players. Unfortunately, my son had a very bad polo accident. But at the same time, that hasn't stopped us from having the tournaments. Lastly, I would like to know something about food, which is the biggest part of our culture. Yes. Any traditional food that has been your favorite? Well, Rajasthani food I'm very fond of. Like I spoke to my grandmother's cooking. Yes. Was kata, and it's very good. And khich made with bajri. Bajri is a staple diet of Marwar, more than wheat. And so many items of bajra are there,
बाजरे की रोटी, बाजरे की खींच. And we also have a non-vegetarian tradition. In the old days there used to be hunting. Now that's not there. But some of the recipes carry on in other forms of meat. And one of those very popular things is skewered meat, the marinated meat we call bhuta. In other places they call it sula. And that's very popular and I enjoy that. Basically, the home cooking, which you have in different homes, is very special. And also, there are 3 or 4 varieties of cooking in Marwar. One is in the royal houses, which is also based, as we just talked about, based on hunting and different kind of meats and so on, and from influences from outside, like Kashmir and so on. Then there is the rural fare, which is mostly vegetarian, and that stems from all the local varieties of food that you find, like kher, sangria. These are all shrubs, and natural shrubs, which are made into different kind of vegetables, and then a lot of use of besan. And so you have gatta ki sabji, because really in the old days, now you get, of course, green vegetables were not in premium. So there's that, and then there's a Muslim food, also its own kind, and then the food of the banyas, the business people, Okay. which is also very rich in ghee and dried fruits and so on. These are 4 different kind of varieties of Marwari food. And Jodhpur is well known, especially Jodhpur street food today is the most popular. And there are now walks in the city where you go from one dhaba to another and sample different items Right. or specialities, both savory and sweet. Such a lovely experience. Thank you so much for your time. Pleasure meeting you. Good. Thank you. It's an honor to be here to meet you. जनाना विंग में नज़ाकत और नरमी थी, लेकिन जैसे ही आप मर्दाना विंग में कदम रखते हो, महल का मिजाज ही बदल जाता है। ट्रॉफी बार, दरबार हॉल्स, बिलियर्ड्स रूम, हर कॉर्नर एक अलग प्रेजेंस कैरी करता है। और आज ये मर्दाना विंग ताज ग्रुप ऑफ होटल्स मेंटेन कर रहे हैं। उस जमाने में हंटिंग एक स्पोर्ट था जिसका महाराजा उम्मेद सिंह जी को शौक। अफ्रीका से लेकर रणथंभौर तक दुनिया के कोने कोने से लाए हुए हंटिंग ट्रॉफीज आज भी यहाँ प्रिजर्व हैं। ये अफ्रीकन बुल की ट्रॉफी है और ये एलिफेंट टस्क, 9.6 फीट लंबा, ऑलमोस्ट 100 साल पुराना। हर पीस का वेट 51 पाउंड्स के आसपास है। इतना बड़ा, इतना सुंदर महल, इतनी बड़ी विरासत, और ये हमेशा दुश्मन की नजरों में रहा। ईगल इनके लिए बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है और इसलिए इस विरासत का सिंबल भी है। आपको इनके फ्लैग के साथ साथ महल के हर कोने में दिखेगा। उस जमाने में ईगल मारवाड़ की रक्षा करते थे, दुश्मन के आने की चेतावनी देते थे, और ये माना जाता था कि मारवाड़ पर कभी कोई कब्जा नहीं कर पाया। इसी आस्था के साथ इन्हें चामुंडा मां का रूप माना जाता था। महल की सुंदरता एक तरफ, लेकिन इसके पीछे गहरी प्लानिंग है, हेरिटेज और मॉडर्न थिंकिंग का एक यूनिक ब्लेंड। जोधपुर के डेजर्ट लैंडस्केप के बीच भी पैलेस के अंदर एक नेचुरल कूलनेस और कामनेस फील होती है। क्लियरली ये महल डेजर्ट को समझकर बनाया गया है। इस महल के कंस्ट्रक्शन में सीमेंट का यूज बिल्कुल नहीं हुआ है। ये पूरा स्ट्रक्चर
चित्तर सैंडस्टोन से बना है जो हीट को अब्जॉर्ब करता है। इस स्टोन को पहले लंदन भेजकर टेस्ट किया गया था। अप्रूवल मिलने के बाद ही इसका यूज फाइनल हुआ। ये स्टोन्स इंटरलॉक होते हैं, इसीलिए हवा नेचुरली सर्कुलेट होती रहती है। अंदर मकराना मार्बल और टीक वुड का यूज है जो स्पेस को नेचुरली कूल रखते हैं, इसीलिए यहाँ गर्मी टिकती ही नहीं। सोचो, उस जमाने में यहाँ लिफ्ट्स भी थे, टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल भी था। महाराजा उम्मेद सिंह जी की विजन सच में उस टाइम से काफी आगे थी। ये पैलेस ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी लैनचेस्टर ने डिजाइन किया, जहाँ इंडो सैरसीनिक एस्थेटिक्स को वेस्टर्न स्ट्रक्चरल लॉजिक के साथ ब्यूटीफुली मर्ज किया गया। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये पैलेस का कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान चल रहा था। फर्नीचर जर्मनी और लंदन से आना था, लेकिन शिपमेंट्स ओशन में ही डूब गए। फिर महाराजा ने डिसाइड किया, सब कुछ यहीं जोधपुर में ही बनेगा। और काफी पेंटिंग्स पोलिश आर्टिस्ट स्टेफान नॉब्लिन ने यही क्रिएट की थी, जो आज भी इस पैलेस का इंटेग्रल पार्ट है। अब चलते हैं महल के एक ऐसे हिस्से में जहां सिर्फ चीजें नहीं रखी बल्कि फैसले लिए गए थे, द दरबार हॉल। आज वही जगह एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ आपको जोधपुर रॉयल फैमिली के लाइफ के रियल ग्लिम्सेस मिलते हैं, ओल्ड फोटोग्राफ्स, विंटेज क्लॉक्स कलेक्शन। और जब आप अंदर पैलेस की कहानियों से बाहर निकलते हो तब समझ में आता है कि पैलेस सिर्फ वॉल्स के अंदर नहीं होता है, बाहर लैंडस्केप्स में भी जीता है। डेजर्ट के बीच इतनी ग्रीनरी ये इत्तेफाक नहीं है। 26 एकड़ में से 15 एकड़ सिर्फ गार्डन्स के लिए रखे गए, ये प्लानिंग है। कहते हैं महारानी को ये गार्डन्स सबसे ज़्यादा पसंद थे और पीकॉक्स उनके कांस्टेंट कंपेनियन थे। इसीलिए आज भी पीकॉक्स यहाँ फ्रीली घूमते हैं, जैसे ही उन्हीं का पैलेस है। जोधपुर को अगर समझ ना हो तो उसे सिर्फ देखना काफी नहीं है, सुनना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कहानियां दीवारों पर नहीं सुरों में बसती है। और कालबेलिया सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं, बल्कि राजस्थान की ऐसी कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी उतनी ही खूबसूरती से जी जाती है। और इन सुरों के साथ रॉयल खाने का स्वाद इस शाम को और भी खास बना देता है। एक ऐसा रॉयल डाइनिंग एक्सपीरियंस जहां हर डिश अपने साथ सदियों की विरासत लेकर आती है। लाल मांस से लेकर सांगरी तक हर डिश में रॉयल्टी का स्वाद महसूस होता है। ये पल इतना खूबसूरत है कि वक्त भी ठहर कर इस खूबसूरती को देखता रह जाए। चलिए इस लम्हे को कैप्चर करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के नाइटोग्राफी वीडियो के साथ। इस महल की रोशनी, उसकी शान और हर एक मूवमेंट, सब कुछ वैसे ही कैप्चर हो रहा है जैसे ये महसूस हो रहा है।
उम्मीद भवन सिर्फ एक पैलेस नहीं, वक्त का एक जिंदा हिस्सा लगता है, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, आज भी जी जाती है। और इंडिया में और भी ऐसे कई महल हैं जहां हिस्ट्री रुकती नहीं, आज भी सांस लेती है। So keep watching us on Curly Tales Palaces of India Season 2, presented by Samsung Galaxy S26 Ultra. हम फिर लौटेंगे एक और शहर, एक और महल और एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए क्षमा करें।